नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज पूरे राजस्थान में, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सब तरफ एक चर्चा। 100 यूनिट बिजली फ्री हुई सबकी, कितना कम हो गया खर्चा। कल रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अचानक संदेश दिया कि कुछ देर में वो बड़ी घोषणा जनहित करने वाले। उनके कार्यालय ने संदेश दिया। सारे चैनलों में पट्टियां चली और लोग कौतूहलवश इंतजार करने लगे कि देखें क्या निकल कर आता है। कल आखिरी तारीख थी महीने की, 1 जून से बिजली के बिल आने थे और तब तक तय ये था कि जिनके बिल 100 यूनिट होंगे, खर्चा 100 यूनिट होगा, उनके 100 यूनिट का खर्चा माफ होगा। और कन्फ्यूजन ये था कि पिछले 50 यूनिट फ्री जिनको मिल रहे थे पहले से बिना मांगे, उनकी क्या बंद हो जाएंगे। अब कल के बाद ये स्थिति स्पष्ट हुई है कि 100 यूनिट बिजली उन सब लोगों के लिए, चाहे उनका 100 यूनिट का खर्चा आए, चाहे कितने भी का बिल आए, 100 यूनिट बिजली सबके लिए फ्री कर दी गई है। और 200 यूनिट तक जिनका बिल आएगा, उन पर 100 यूनिट फ्री के अलावा 100 यूनिट का विद्युत चार्ज भी नहीं लगेगा। तो ये कुछ कन्फ्यूजन दूर हुआ है। कुछ जब बिल आएंगे, प्रोसेस होंगे, तब पता चलेगा कि क्या फार्मूला किस किस पर लागू हो रहा है। लेकिन पूरे राज्य में हर व्यक्ति को 100 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान, जिसमें पहले कन्फ्यूजन था या कि पहले वास्तव में तय ही था कि 100 तक का जिसका बिल आएगा उसी को मुफ्त दिया जाएगा, वो सब जगह हर व्यक्ति के लिए लागू करके मुख्यमंत्री ने आज हेडलाइन कमा ली अखबारों की। और जैसा कि बीजेपी के लोग कहते हैं मोदी वर्सेज गहलोत, मतलब मोदी के नाम पे वोट मांगे। कल मोदी की इतनी बड़ी सभा हुई अजमेर में, और आज अखबारों में मोदी जितने बड़े हेडलाइन में छपे, लगभग उतनी बड़ी हेडलाइन में, उतनी बड़ी जगह पर, फ्रंट पेज पर, उसी जगह बगल में अशोक गहलोत छपे। इसे कहते हैं मीडिया मैनेजमेंट और रणनीति, स्ट्रेटेजी, मीडिया की स्ट्रेटेजी। कि प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी सभा, इतना बड़ा भाषण, 9 साल की योजनाओं का जिक्र और आरोपों की झड़ी, उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक फैसला लिया और बराबर खड़ा कर दिया अपनी सरकार को। मैंने पहले भी एक दिन कहा था पेनल्टी कॉर्नर में कि भाजपा को महंगाई राहत कैंप का जवाब देना पड़ेगा। लोग अशोक गहलोत की इन योजनाओं से पहुंचने वाले सीधे लाभ, डायरेक्ट बेनिफिट, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है एक तरह का, ये डायरेक्ट बेनिफिट है। इस डायरेक्ट बेनिफिट को किस तरह लेते हैं और क्या इस राहत के आधार पर वोटों की तब्दीली होती है, ट्रांसफ़र होता है, लोगों का मन बदलता है, या जो थे वो और कमिटेड और फर्म होते हैं अशोक गहलोत के प्रति या पार्टी कांग्रेस के प्रति, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी को चुनाव मैदान में उतरते समय जगह जगह इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि क्या आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इन योजनाओं को जारी रखोगे। अगर आप हाँ कहेंगे तो इसका मतलब योजना अच्छी है, आप ना कहेंगे तो लोग कहेंगे आप हमसे 25 लाख का बीमा छीन लेंगे, आप हमसे 100 यूनिट बिजली फ्री छीन लेंगे, आप हमसे 2000 यूनिट बिजली फ्री छीन लेंगे, वगैरह वगैरह तमाम इसके जवाब देते नहीं बने बीजेपी के लिए। तो बीजेपी को समय रहते रणनीति बनानी पड़ेगी इन सब बातों का जवाब देने के लिए। मैंने पहले भी कहा था कि अमूर्त और मूर्त का फ़र्क है। जो देशभक्ति है, राम भक्ति है, जो हिंदुत्व है, जो बातें लव जिहाद की बातें, ये सब बातें एक माइंड में है, माइंड सेट है। और ये जो अशोक गहलोत उसको रिप्लेस करने के लिए जो कर रहे हैं, वो यहाँ है पॉकेट में। तो पॉकेट वर्सेज माइंड, सैद्धांतिक बातें वर्सेज व्यवहारिक प्रैक्टिकल गेनिंग, इसकी लड़ाई होने वाली है अगले चुनाव में। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी आलाकमान अभी इसके प्रति ज़्यादा सजग है या इसको ज़्यादा गंभीरता से ले रहा है। अब बात करते हैं पिछले विधानसभा चुनाव की। 2018 में जो चुनाव हुआ था, उसमें मात्र आधा प्रतिशत वोट का फर्क था कांग्रेस और बीजेपी के बीच, मात्र आधा। 0.54% वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिले थे बीजेपी के मुकाबले।
बीजेपी को मिले थे 59.28% और 73 सीट मिली थी, और कांग्रेस को मिले थे 39.82% और सीटें मिली थी 100। 0.54% का अंतर, आधा परसेंट से थोड़ा सा ज़्यादा, इस अंतर ने सीटों का अंतर दिया 27 सीट का, 73 और 100, आधा फीसदी वोटों का अंतर 27 सीट का अंतर पैदा करता है। 13.5% सीटों का अंतर पैदा हो गया मात्र आधा फीसदी वोटों के अंदर से। तो ये आधा फीसदी वोट कितने महत्वपूर्ण थे और इनके आधार पर किस तरह कांग्रेस जीत के आई। और इसमें अगर हम 0.3% वोट आरएलपी का मिला दें, आरएलपी नहीं क्षमा कीजिए, जो राष्ट्रीय लोकदल है आरएलडी, जिसके सुभाष गर्ग एमएलए हैं, मंत्री भी हैं, भरतपुर से लड़े, एक ही प्रत्याशी लड़े, जीते, 0.3% का जोड़ दे तो ये बढ़त 0.88% हो जाती है, 84% सॉरी। लेकिन अगर आप बीएसपी से आए विधायकों के वोट जोड़ दें और विधायक संख्या जोड़ दें तो विधायक हो जाते हैं 107 और वोट फीसदी, वोट परसेंटेज बढ़ करके 44 के आसपास पहुंच जाता है। और अगर निर्दलीय विधायक 13 जो आज समर्थन कर रहे हैं, आज समर्थन कर रहे हैं 13 निर्दलीय विधायक, इन्हें 9% से ज़्यादा वोट मिले थे। तो आज तो वो नहीं, मैं नहीं कहता कि सारे वोट ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन आज जितने लोग कांग्रेस के खेमे में हैं उन सबका वोट शेयर 54% था। उस समय 54% वोट शेयर था उनका। तो बीजेपी की आलाकमान और वहाँ के रणनीतिकार जो आंकड़े देखते हैं, और मैं समझता हूँ कि जो विचार कर रहे हैं वो ये कि कैसे आधा फीसदी वोटों के अंतर को पाटा जाए। उनका मानना ये है कि जो वोट हमको 2018 में मिला था वो हमसे नहीं खिसका है, क्योंकि तब नारा दिया गया था मोदी तुझसे वैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये नारा खुद बीजेपी के लोगों ने दिया था, बीजेपी आरएसएस के लोगों ने। तो इनका मानना ये है कि इस नारे के बावजूद जो वोट आए वो वोट बीजेपी से छिटक के अब नहीं जा सकते। इसलिए उस वक्त में जो वोट आए वो वोट हमारे अभी भी हैं, बीजेपी के लोगों का ऐसा मानना है। और उस आधा फीसदी के अंतर को पाटने में वो मान के चल रहे हैं कि सचिन पायलट अशोक गहलोत का जो विवाद चला और सचिन पायलट के नाम पर, सीएम बनने के नाम पर जो वोट दिए गुजरों ने, वो इस बार माइनस हो जाएंगे। एंटी इनकम्बेंसी होगी, जो 4 साल ड्रामा चला और जिस तरह विधायक बाड़ेबंदी में रहे और तमाम बहुत सारी बातें कही जा सकती है। बीजेपी के लोगों का मानना है, बीजेपी के लोगों का मानना है कि कांग्रेस डिवाइडेड हाउस से अपीयर होगी विधानसभा चुनाव में, भले ऊपर से एकता स्थापित करा दी गई हो। तो उस केस में गुर्जर समाज वैसी एग्रेसिव वोटिंग नहीं करेगा जैसी एग्रेसिव वोटिंग पिछली बार की थी। तो आधा % वोट का अंतर तो यहीं पड़ जाएगा, ऐसा मानना है बीजेपी का। अब वसुंधरा के खिलाफ वाले माहौल का जिक्र मैंने इसलिए किया कि इस समय बीजेपी आलाकमान वसुंधरा राजे को आगे रख के चुनाव में लड़ने की नहीं सोच रहा है। आगे कल क्या होता है इसकी मैं नहीं कहता, क्योंकि गरज बावली होती है। अगर जीतने की गरज होगी तो अगर पता लगेगा कि वसुंधरा के बिना नहीं जीता सकता, हो सकता है वसुंधरा को आगे लाया जाए। पर आज का फैसला, आज की स्थिति यह है कि बीजेपी आलाकमान नए मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करेगा, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगेगा और वसुंधरा राजे को ऐसी पोजीशनिंग, रिपोजिशनिंग नहीं करेगा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बावजूद कि लोगों को ऐसा लगे कि वो सीएम बनने वाली है। और रादर मैं कहना चाहता हूँ कि राजेंद्र राठौड़ सहित जितने लोग बीजेपी में इस वक्त सक्रिय हैं, उनमें अधिकांश ने इस तरह ओवरलैपिंग कर ली है पार्टी की कि शायद वो वसुंधरा राजे को उस तरह का लीडर, पहले जैसा लीडर होने न दें चुनाव के दौरान। तो बीजेपी आलाकमान का मानना ऐसा होगा, मेरा मानना है कि जो पिछली बार वोट मिला वो वसुंधरा के मुख्यमंत्री रहते हुए एंटी इनकम्बेंसी का वोट था, और उस एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जो वोट मिला वो हमारा इंटैक्ट है, ऐसा मानना है बीजेपी आलाकमान का। इसलिए वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन गहलोत सरकार में अब वोटों का अंतर आधा % जो पहले था वो अब नहीं रहेगा। सचिन पायलट की खिलाफत, हो सकता है अंदरूनी खिलाफत भी हो सकता है लोग, गुर्जर समाज वैसे एग्रेसिव वोटिंग ना करे।
और जो 2.5-3 साल से झगड़े चल रहे हैं उसको लेकर लोगों का मन भी खिन्न हुआ होगा। इसके अलावा भी योजना बनाई है आला कमान ने बीजेपी की। उन्होंने हनुमान बेनीवाल के सामने चौटाला की पार्टी को, जननायक जनता पार्टी को हरियाणा से लाके उतारा है और वो जाट बेल्ट में खास तौर पर एक्टिव रहेगी। 8 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वहाँ पर ऐसी सीटें जो बीजेपी को नहीं मिली, जैसे दाता रामगढ़ 10 साल से नहीं मिली, ऐसे 10 चुनाव से सॉरी, तो इस तरह की कई सीटें हैं जिन पर वो पार्टिसिपेट करेंगे, बीजेपी गठबंधन करेगी। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी एक तरफ उस पार्टी को गई जो अलाइनमेंट में है, असाइन, जो उनके साथ में चुनाव, जो उनके साथ में सरकार बना रही है हरियाणा में, डिप्टी सीएम है जननायक जनता पार्टी की दुष्यंत चौटाला, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जो 7 चुनाव सरकार में है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उसको भी लेके आ गए हैं चंद्रराज सिंघवी के माध्यम से, जिन्हें चाणक्य कहते हैं, 2003 में वसुंधरा के नज़दीक थे। वो तोड़फोड़ की राजनीति के माहिर माने जाते हैं कि वो ऐसा आदमी खड़ा कर देंगे जो कांग्रेस के प्रत्याशी 2000 वोट काटेगा, कांग्रेस 1500 वोट से हार जाएगी, इस टाइप की बात है। तो 10-15 सीटें वो खराब करेंगे, 8-10 सीटों पर ये विनेबिलिटी लेके आएंगे और इस तरह कुल मिलाकर ऐसी चौसर सजाई जा रही है कांग्रेस को घेरने के लिए कि बीजेपी के लिए चुनाव में सत्ता का रास्ता आसान हो जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज 54% वोट प्राप्त करने वाले लोग बसपा और निर्दलीय सहित, आरएलडी सहित, वो कांग्रेस के साथ है, अशोक गहलोत के साथ है। इसलिए ये अंतर 39.28 से 54% का अंतर है। इसे 39%28 और 39%8 का अंतर नहीं मानना चाहिए। और कोई भी रणनीति बनाएगी बीजेपी तो उसको इन 15% वोट, मैं ये नहीं कहता कि सारे बीएसपी के वोट, लेकिन आज की तारीख में वो सारे हैं जिन्होंने वो वोट प्राप्त किए, वो कांग्रेस में खेमे में है। तो वो जो 14% 15% का जो गैप अशोक गहलोत ने पैदा कर दिया है, उसको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप आधा % वोट को ट्रांसफ़र करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की, टुकड़े करने की रणनीति बनाओ और उसे चुनाव जीत जाओ। और ये मान के चलना कि एंटी इनकम्पेंसी इस कदर होगी कि वोट अपने आप बीजेपी के खाते में पड़ जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी के पास पन्ना प्रमुख हैं, बीजेपी के पास मंडल अध्यक्ष हैं, बीजेपी के पास बहुत अच्छा संगठनात्मक ढांचा है, जिसमें कोई दो राय नहीं। संगठित वेल ऑर्गेनाइज पार्टी है बीजेपी। और जो संगठन महामंत्री हैं चंद्रशेखर, उन्होंने काफ़ी होमवर्क भी किया है, सतीश पूनिया के साथ मिलकर काफ़ी काम भी किया है जब तक सतीश पूनिया अध्यक्ष थे। उनके पास सब 200 सीटों की जानकारी और लोगों के नाम सब हैं उनके पास तैयार, पर 200 सीटों के नाम अशोक गहलोत के पास भी तैयार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ विनेबिलिटी के आधार पर। और 200 सीटों के नाम मैं जानता हूँ, 200 नहीं तो 150 सीटों के नाम वसुंधरा राजे के पास भी तैयार हैं कि वो जीत सकने वाले योग्य लोग उनके पास हैं। तो इसलिए इस सारी मेहनत के बावजूद जब चुनाव मैदान में उतरेंगे तो ये जो राहत कैंप हैं, 25 लाख तक का बीमा, अन्नपूर्णा योजना, शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये फ्री बिजली 100 यूनिट हर व्यक्ति को, 2000 यूनिट फ्री बिजली किसानों को, तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए बस में आधा किराया, फ्री बस यात्रा, जो भी तमाम तरह की बातें हुई है, इनसे कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कितना बड़ा है मैं नहीं जानना चाहता, क्या पता जितना बड़ा है उतना घट भी जाए एंटी इनकम्पेंसी का, मैं नहीं चाहता। अभी जनता का कोई रुख स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है, ये दिखाई देता है सरफेस पर कि जो कुछ भी मुफ्त मिल रहा है, आप अगर सर्वे करा लें तो बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता भी हज़ारों की संख्या में निकलेंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, और वो नहीं कराने जाएं तो उनके घर से पत्नियां भेजें उनको कि कम से कम बीमा तो कराओ 25 लाख का अपना स्वास्थ्य का बीमा, कम से कम बिजली तो फ्री कराओ अपनी। तो ऐसी बहुत सारी बातें जिनके लिए घर से धकेल के उन लोगों को भेजा जाएगा जो इच्छुक नहीं होंगे। और 500 रुपये का गैस सिलेंडर 78 लाख परिवारों को वो दे रहे हैं, वो मिलना शुरू होगा जून में। तो 78 लाख परिवारों में से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, कितनों ने कराया मैं नहीं जानता, परंतु
जिनने कराया, जब वो 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा 1200 के मुकाबले घर में आएगा, तो आप सोचिए कि घर वालों की मानसिकता में कितना परिवर्तन आएगा, कितना कमिटमेंट निकल के आ सकता है कांग्रेस के प्रति या अशोक गहलोत के प्रति। ये सारी जो व्यू रचना की है, लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत ने चक्रव्यूह रच दिया है। अब कौन अभिमन्यु साबित होगा, ऐसे सवाल लोगों ने आज किए हैं, सोशल मीडिया पे बहुत डाला गया है। तो हम भले ये कह दें डिबेट में आकर के बीजेपी के प्रवक्ता 1 लाख करोड़ 80,000 करोड़ का कर्जा है, बिजली कंपनियां घाटे में हैं, ये है वो, इन आंकड़ों से किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे 100 यूनिट बिजली फ्री हो रही है तो बीजेपी, तो बिजली की कंपनी का क्या घाटा है, इस आंकड़े से मैं प्रभावित नहीं हो रहा। वोट देते वक्त प्रभावित इस बात से हो रहा हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है। ये एक मेंटलिटी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक सोशो इकोनॉमिक जंग छेड़ दी अशोक गहलोत ने, सामाजिक आर्थिक जंग। जो धार्मिक जंग छिड़ी हुई है एक तरफ, हिंदुत्व की, राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, या अनुच्छेद 370 की तमाम बातें, राम मंदिर की, रामलला की, वो एक तरह की धार्मिक धारा बह रही है। लव जिहाद को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है, समान नागरिक संहिता को लेकर जो किया जा रहा है, वो सब 3 तलाक को लेकर, वो एक धार्मिक धारा बह रही है। और उस धार्मिक धारा के अगेंस्ट में पैरेलल अशोक गहलोत ने सोशो इकोनॉमिक धारा, जो इंदिरा गांधी के समय में गरीबी हटाओ और समाजवाद का नारा दिया था, राम मनोहर लोहिया ने जिस समाजवाद की कल्पना की थी, वो समाजवाद रोजगार से भी आएगा, वो समाजवाद छात्रवृत्ति से भी आएगा, वो समाजवाद चीज़ें मुफ्त करके भी आएगा। उस दिशा में अशोक गहलोत बढ़ रहे हैं। तो आज का पॉलिटिकल सीन, मैं कहना चाहता हूँ पेनल्टी कॉर्नर में, ये है कि इस वक्त जो कुछ आम आदमी को और वर्ग विशेष को, अब तो उन्होंने कोई वर्ग भी नहीं छोड़ा, हर वर्ग को उन्होंने कवर किया। वर्ग विशेष को मिल रहा है और आम आदमी को मिल रहा है, आम किसान को मिल रहा है। उस सब कुछ के मुकाबले जब बीजेपी खड़ी होगी वोट मांगने के लिए और उससे ये पूछा जाएगा ये योजनाएं जारी रखोगे या बंद करोगे, बीजेपी शायद उत्तर नहीं दे पाएगी। जारी रखोगे तो अशोक गहलोत जारी रह जाएंगे, उन्होंने क्या बुरा कर दिया, और बंद करोगे तो आदमी हिट होगा, उसे लगेगा कि थपेड़ा लग रहा है मेरे। तो अगला चुनाव क्या धर्म और जाति से ऊपर उठकर इन सामाजिक आर्थिक योजनाओं पर लड़ा जा सकेगा, ये एक प्रयोग पूरे देश में अशोक गहलोत कर रहे हैं। ऐसी योजनाएं पूरे देश में कई जगह लागू की गई, कई जगह मुफ्त खाना दिया गया, कई जगह बहुत सारी चीज़ें दी गई, चावल दिए गए 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो, लेकिन कंसोलिडेटेड फॉर्म में इस तरह उसको गारंटी कार्ड के रूप में प्रस्तुत करके कि मैं गारंटी देता हूँ, आपके हर एक के मोबाइल पर जो रजिस्ट्रेशन कराता है उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि मेरी सरकार ने आपको जो गारंटी कार्ड दिया है, मैं गारंटी देता हूँ इन योजनाओं को मेरी सरकार लागू करेगी और आपको इनका बेनिफिट मिलता रहेगा। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, मेरे पास भी आया। और जो आपका फ्री बिजली का बिल आएगा उसमें लिखा जाएगा आपका बिजली का बिल इतने रुपए था, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने आपको इतने यूनिट बिजली फ्री कर दी या इतनी सब्सिडी दी है, इसके बाद आपका बिल ये रह गया। तो ये सारी बातें होने के बाद मैं इसको एक सोशो इकोनॉमिक हथियार के रूप में देख रहा हूँ, सामाजिक आर्थिक हथियार अशोक गहलोत का चुनाव लड़ने के लिए। और उधर एक धार्मिक भावना, एक देशभक्ति की भावना, एक काल्पनिक बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें जो सामाजिक जीवन में भी आ गई हैं, धार्मिक जीवन में भी आ गई हैं, राजनीतिक जीवन में भी आ गई हैं। इनका मुकाबला होगा या फिर से इनके ऊपर जातिवाद हावी हो जाएगा। आने वाले वक्त में हम फिर इस पर चर्चा करेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।